हेलो माय डियर फ्रेंड, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस फंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव एवं समष्टियां। जीव एवं समष्टियां अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को इस एक वीडियो में शूट करेंगे बच्चों। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और ऐसे संभावित प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी का संकलन एकमात्र इसी वीडियो में लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। देखते हैं सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन है कि जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि जलमग्न जो पौधे होते हैं, उन जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। तो उन जलमग्न पौधों में जो रंध्र होते हैं, वह अगर कहा जाए तो जलमग्न पौधों में किसी भी सतह पर रंध्र नहीं होते हैं। अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जलमग्न पौधों में जो रंध्र होते हैं, तो कहाँ रहते हैं रंध्र? तो रंध्र जो है वह किसी भी सतह पर नहीं रहते हैं। जो जलमग्न पौधे होते हैं उनमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो जलीय जंगली घास जो है वह जलकुंभी है, और इसे ही बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी को ही क्या कहा जाता है? तो जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो भी करेक्ट आंसर क्या होगा? जलकुंभी ही होगा। अब जो है वो हम देखेंगे तीसरा प्रश्न बच्चों, और तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? जो प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु होते हैं, उनका प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो इनमें से मुख्य रूप से किसी समुदाय में पूर्व स्थित का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। किसी समुदाय में पूर्व स्थित का जो है यह उदाहरण है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है भाई? ये 2022 में जो है वह पूछा गया क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? तो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण है वो अगेव है या नागफनी है या ए और सी? तो सी में क्या है? सी तो कुछ भी नहीं है भाई, सी में तो कुछ दिया ही नहीं गया है। होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, अगेव भी है और नागफनी भी है। मरुस्थलीय अनुकूली पौधा का जो उदाहरण है वो अगेव भी है और नागफनी भी है, अर्थात ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5वां प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो स्वपोषी में किया जाता है, अर्थात स्वपोषी के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न है कि शैल कर्मक होता है। तो शैल कर्मक क्या होता है? क्या जीव रहित होता है? शैल कर्मक क्या नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है? क्या शैल कर्मक जो होता है क्या जीव रहित होता है? क्या नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है या शैवालीय होता है? तो शैवालीय तो होगा नहीं। क्या होगा? तो होगा जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश, अर्थात ए और बी जो है वो दोनों ही क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश। 6 नंबर के बाद हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि मिमिक्री की उपयोगिता है। क्या है? तो मिमिक्री की उपयोगिता है। तो मिमिक्री की उपयोगिता क्या है? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर होगा छिपने के लिए। किसके लिए? छिपने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय मुख्य रूप से संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। तो क्या बनाता है? किसी भी जाति का जो कार्य क्षेत्र वाला आवास होता है वो क्या बनाता है? तो वह मुख्य रूप से जो है वो पर्यावरणीय जो है वो एक स्तर बनाता है, यानी पर्यावरणीय जो है वो स्तर बनाता है। पर्यावरणीय स्तर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है, तो किसमें अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है? एक्सपोनेंशियल अवस्था में पाई जाती है। एक्सपोनेंशियल अवस्था में अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। एक्सपोनेंशियल अवस्था में अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर कि निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का जो दैनिक तापमान होता है वह अत्यधिक बदलता है, तो वह मुख्य रूप से रेगिस्तान में बदलता है। रेगिस्तान में जो तापमान होता है वो ज्यादा बदलता है। ये आपको भी पता है कि जो निम्न में से अगर पूछा गया कि कौन सा ऐसा मृदा सतह है जहां पर तापमान ज्यादा बदलता है, तो बच्चों वो एकमात्र जगह जो है वो रेगिस्तान है जहां पर तापमान ज्यादा बदलता है। दिन में तापमान अधिक जो है वह हो जाता है और रात में जो तापमान होता है वह कम हो जाता है। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न बच्चों कि विज्ञान को आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है, यानी विज्ञान जो आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है क्या कहलाती है, तो वह विज्ञान जो आनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसे जीइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं और यह कहलाता है। तो सर्दियों के दौरान जो जंतु अक्रिय हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्या वह जो है वातानुकूलन कहलाता है? क्या वह जो है वह शीत निष्क्रियता कहलाता है? क्या ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है या अनुकूलन कहलाता है? तो गर्मियों के दौरान जब कभी भी जंतु अक्रिय हो जाते हैं तो वह शीत निष्क्रियता कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सर्दियों के दौरान। गर्मियों के दौरान जब जंतु अक्रिय हो जाएगा तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहेंगे, और जब सर्दियों के दौरान जंतु जो है वो अक्रिय हो जाते हैं तो उन्हें शीत निष्क्रियता कहते हैं, अर्थात ठंड लग जाती है। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि पारस्परिक आश्रय होता है। तो पारस्परिक आश्रय क्या होता है? तो मुख्य रूप से जो पारस्परिक आश्रय होता है वह तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? क्या अपघटक का है, अंतः परजीविता का है, सहजीवी संबंध का है या बाह्य परजीविता का है? तो मुख्य रूप से जो कवक मूल उदाहरण है वह सहजीवी संबंध को दिखाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। जो अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में जो उगने वाले पौधे होते हैं वह मूल रूप से कौन से पौधे होते हैं? तो वो लवणोद्भिदी होते हैं। क्या होते हैं? लवणोद्भिदी पौधे होते हैं जो अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगते हैं। अर्थात ऐसी मृदा होती है, ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लवणता अधिक होती है और उसमें जो है वह लवणोद्भिदी पौधे जो है वह क्या होते हैं? उगते हैं। 16 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो बबूल है। यह जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाएंगे। जहां सूखा उखा क्षेत्र होगा वहां पाए जाएंगे, पानी का कोई सोर्स न हो वहां पर बबूल उग जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर के बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाने वाला जो पौधा है वो राइजोफोरा है। कौन है? राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा जो है वो पौधा है जो कि मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। 18 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वह मूल रूप से इओलिन कहलाती है। क्या कहलाती है? इओलिन कहलाती है। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न है बच्चों कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो वो जीव कहलाता है। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट जो इकाई होती है उसे जीव कहते हैं। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है। किन कारणों से जो आबादी होती है वो हमेशा ही परिवर्तनशील होती है? तो भौतिक कारणों से भी जो है वो आबादी ज्यादा परिवर्तनशील होती है और जैविक कारणों से भी जो है वो आबादी ज्यादा परिवर्तनशील होती है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए और बी दोनों। यानी किन कारणों से आबादी ज्यादा परिवर्तनशील होती है? तो आबादी मुख्य रूप से भौतिक और जैविक दोनों ही कारणों से ज्यादा परिवर्तनशील होती है। 21 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कि आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? तो आबादी के अध्ययन में सदस्यों की संख्या तथा प्रकार का अध्ययन जरूरी है, निश्चित क्षेत्र का प्रकार का अध्ययन जरूरी है, निश्चित समय का
अध्ययन जरूरी है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उपर्युक्त जो भी दिया गया है सबकी जो है वो अध्ययन करना जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हवा के वेग को एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को एनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 23 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आखिर 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से 11 जुलाई को क्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, या विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बच्चों। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही सुना आपने, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, मरुद्विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? मरुद्विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? तो मरुद्विधि अनुकूलन का जो बेहतरीन उदाहरण है वो कौन सा है? तो मुख्य रूप से मरुद्विधि का जो उदाहरण है वह नागफनी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो नागफनी जो है वह मरुद्विधि अनुकूलन का उदाहरण है। 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, और 26 नंबर प्रश्न है मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुख्य रूप से मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है वह डेमोग्राफी कहलाता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि मानव की जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो मानव की जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वो कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से ऐसे जो पौधे होते हैं वो लियोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वो लियोफाइट कहलाते हैं। 27 नंबर के बाद हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। जो मॉस का पौधा होता है वह शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से पानी की कमी के कारण वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के बाद हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न है कि छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? क्या जलोद्भिद में होते हैं, स्थलोद्भिद में होते हैं, सामोद्भिद में होते हैं, ओक्सेनोफाइट्स में होते हैं? तो छिपे हुए रंध्र जो होते हैं वह मुख्य रूप से स्थलोद्भिद में होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, और 30 नंबर प्रश्न है कि आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन जो है वह किसका लक्षण है? क्या भूमि अपरदन का लक्षण है, पारिस्थितिकी का लक्षण है, जैव समुदाय का लक्षण है, या जनसंख्या का लक्षण है? तो मुख्य रूप से यह जनसंख्या का लक्षण है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और 30 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 31वां प्रश्न की टिड्डा क्या है? टिड्डा क्या है? तो टिड्डा जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टिड्डा जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट जो है वो हम प्रश्न देखेंगे 32 नंबर की जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी हो जाती है, खनिज पदार्थ की कमी हो जाती है, जमीन में कमी हो जाती है। तो भाई जनसंख्या जब बढ़ेगा, संख्या परिवार में बढ़ जाएगा तो जमीनों तो कम हो जाएगा। संख्या जब परिवार में बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी आय भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो 40,000 कमा रहा है, 2 लड़का है, 20-20 हजार खर्च करेगा। अगर परिवार पर 10,000 खर्च किया तो 30,000 बचा, शिक्षा पर 10,000 खर्च किया तो 20,000 बचा ना, तो 20,000 उसकी आय बच गई। लेकिन अब वो आय में भी कमी हो जाएगी, साथ ही साथ खनिज पदार्थ की भी जो है वो कमी हो जाएगी। अर्थात इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से 32 नंबर प्रश्न के साथ इस अध्याय जीव और समष्टि का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर था सारा का सारा हमने इस एक वीडियो शूट में कंप्लीट किया है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो 2024 की परीक्षा देने के लिए इन प्रश्नों को जो है एकदम बढ़िया से सटीक तौर पर याद कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब नहीं तो कभी नहीं, झोंक दो अपने आप को। दिन को दिन और रात को रात मत समझो, दिन को दिन और रात को रात मत समझो, और मन लगा करके पढ़ो। अब जिसका सर सबसे ज्यादा झुकेगा निश्चित तौर पर उसका ही सर सबसे ऊंचा होगा। एक दिन ऐसा आएगा
जब आपका सर सबसे ऊंचा होगा तो उस एक दिन के सर को ऊंचा उठा करके रखने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए अपने माता पिता को मन लगा करके पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद।